हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आज के इस मेन सेशन में। अर्थात आप लोग कह सकते हो कि जीएस एमपीपीएससी 2020 न्यू सिलेबस के प्रथम प्रश्न पत्र के पार्ट बी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि मैंने कल आपको अपने डेमो सेशन में बताया था कि भाई मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र का यानी फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको एंटरटेन करूंगा। और मेरी यह कोशिश भी होगी कि आपके साथ साथ आपकी तैयारी को भी मजबूत करूं और आपको आपके दिशा निर्देशों के साथ साथ आपको आपकी मंजिल तक ले जाऊं। ये मेरी प्रमुख कोशिश आपके साथ रहेगी। इसके अंतर्गत मैं आपको भारतीय भूगोल, वैश्विक भूगोल और मध्य प्रदेश भूगोल, जिसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा एवं उसके आंतरिक भागों से परिपूर्ण एक निष्ठा, एक परिकाष्ठा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि पुराने एग्जाम पेपर के साथ साथ आपको पुराने तथा नए पाठ्यक्रम के साथ साथ कॉम्बिनेशन बनाकर या फिर एक संयोजकता एक सिद्ध करके आपको आपकी मंजिल तक, आपको आपके सिलेबस को परिपूर्ण एक तरह से विस्तार आपके सामने मैं करूँगा। ये कहानी आगे 1 से 2 महीने चलने वाली है और ये कोशिश होगी कि यह कहानी बिल्कुल विस्तार से आपको समझाते हुए आपके साथ साथ चलाई जाएगी। ये भी मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, कोई भी त्रुटि होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको आप लोग मुझसे 4 बार पूछ सकते हो। आप उसकी आंतरिक नॉलेज एवं आंतरिक जानकारी भी मुझसे इकट्ठा कर सकते हो। जितना मेरे अंदर इस विषय के प्रति सजगता है, इस विषय के प्रति रुचि है, उस रुचि को बड़ी ही निष्ठा के साथ मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं वैश्विक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय भाग यानी पार्ट बी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका यूनिट फर्स्ट वैश्विक भूगोल के साथ मैं आपके सामने पूरा ब्यौरा रखने वाला हूं। जरा आप लोग देखें इस चीज़ को। आप लोग देख सकते हो एमपीपीएससी मेंस 2020-2021 प्रथम प्रश्न पत्र खंड ब के साथ विश्व का भौतिक भूगोल। आप लोग सिलेबस में देख रहे होंगे, मैंने आपको कल सिलेबस बताया था। इससे पहले की क्लास में आपको सिलेबस मैंने बड़ी ही विस्तारित तौर पर आपको बताने की कोशिश की थी। आप उसमें देखिएगा कि आपको पहले यूनिट में विश्व का भौतिक भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को रखा जाएगा। मुझे आप लोग एक चीज़ और एनालिसिस करके बताइए कि इससे पहले का सिलेबस और 2020 में आया नया सिलेबस, इन दोनों को जब हम लोग पास पास रख के इनके बीच का अंतर पता करते हैं तो हमें इसमें बहुत गहरा अंतर दिखाई देता है और हमें आयोग की नीतियां भी पता चलती हैं, हमें आयोग की मंशा भी पता चलती है कि आयोग क्या पूछना चाह रहा है। आप पुराने सिलेबस या पुराने पाठ्यक्रम को अगर आप लोग देखोगे तो उसमें सिर्फ एक बात कही गई है कि विश्व का भूगोल। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपको उस भूगोल में, उस वैश्विक भूगोल में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या उसमें आपको नीतियां रखनी है, क्या मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीका उन्होंने नहीं बताया आप लोगों को। लेकिन 2020 के सिलेबस या 2020 में जो पाठ्यक्रम आया है उस पर आप लोग एक मोटे तौर पर प्रकाश डालें तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर उन्होंने विश्व का भौतिक भूगोल तो लिखा है, लेकिन भौतिक भूगोल के कुछ पॉइंट आपके सामने प्रदर्शित किए हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि आप इन बिंदुओं के साथ विश्व के भौतिक भूगोल की तैयारी करिए। तो हमें ये भी लगता है कि वास्तव में पढ़ना क्या चाहिए। आपके मन में ये डाउट होगा क्योंकि अभी तक नए सिलेबस का कोई भी एग्जाम पेपर आपके सामने नहीं हुआ है
और जब एग्जाम पेपर नहीं हुआ है तो इससे बात भी सिद्ध होती है कि ये भी हमें नहीं पता कि वास्तव में विश्व के भौतिक भूगोल से क्या पूछा जाएगा या भारतीय भूगोल से क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में अभी हमें कोई नॉलेज या कोई जानकारी नहीं मिली है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आप लोग देखोगे तो आपको प्रमुख भौतिक लक्षण देखने को मिलेंगे, जिसमें चट्टानों वाला चैप्टर नहीं है, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां और हिमनद से प्रश्न पूछने की उसमें आपके सिलेबस में विस्तारित है। प्रमुख भौगोलिक घटनाएं आपसे पूछेगा, वो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात। सिर्फ वैश्विक भूगोल में आपको ये परिकाष्ठा आपके सामने रखी है। उसने एक पॉइंट और है जिसमें विश्व की जलवायु के बारे में वो आपसे चर्चा करना चाहता है। तो हमने ये दोनों तीनों चीज़ें देखी और फिर हमने अपने पूरे सिलेबस को देखा या फिर वैश्विक भूगोल में है क्या इसको देखा, तो कुछ हमने समझने की कोशिश की और हमने ये कोशिश की कि वास्तव में इसको हम आयोग के सामने कैसे रखेंगे। तो आइए आज मैं आपके सामने इसी पर एक विस्तृत चर्चा करता हूँ। चलिए, आप लोग विश्व के भौतिक भूगोल में देख सकते हो, विश्व का भौतिक भूगोल अगर वो पूछेगा तो आपके सामने एक पॉइंट बनेगा कि भाई विश्व के भौतिक भूगोल पूछ रहा है तो वो भू आकृति विज्ञान के बारे में बात कर रहा है। अगर विश्व के भौतिक भूगोल के बारे में बात कर रहा है तो वो आपसे एक बात जरूर कर रहा है कि विश्व की भू आकृति विज्ञान क्या होता है। विश्व का भू आकृति विज्ञान को आप लोग समझाइए। जब हमने विश्व के भू आकृति विज्ञान या फिर भारत के भू आकृति विज्ञान पर प्रकाश डाला तो हमें यह पता चला कि विश्व की भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हमें कुछ सब टॉपिक देखने को मिले, जिसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीपीय एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर लगने वाला बल, प्रमुख भौतिक लक्षण एवं भौगोलिक घटनाएं, इन 5 से 6 टॉपिकों को आपको सामने मैंने भू आकृति विज्ञान के तौर पर सामने लिखा है। अब प्रश्न ये बनता है कि नए सिलेबस के अनुसार आपको ये सब नहीं पढ़ना, लेकिन अगर भौगोलिक सिलेबस के अनुसार देखोगे तो आपको ये जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि नए सिलेबस में आपको पर्वत दिए हैं, पठार दिए हैं, मैदान दिए हैं, नदियां दी हैं। इन मैदान और नदियों, पठारों और पर्वतों को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि इन पर्वतों पर लगने वाले बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होते हैं। आपको इन पठारों, पर्वतों और मैदानों के मोड़, बलन, भ्रंशन, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, पर्वतों को आपको समझना होगा। बहिर्जात बल में आपको बहते हुए जल, जिसमें भी आकार की घाटी, नदियां कौन कौन से शेप बनाती हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। तब जाके आप भौगोलिक घटनाओं को आसानी से समझ सकते हो। मतलब अगर आप एक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको मोटा मोटा नहीं पढ़ना, आपको उसके आंतरिक एवं बेसिक एवं एक तरह से कहते हैं उसके आधारभूत संरचना को जानना होगा। तो मैं आपको सिलेबस समझाता हूं और सिलेबस के साथ साथ हम लोग कैसे लेकर चलेंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग पुराने सिलेबस के अनुसार स्टार्टिंग से लास्ट तक लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा फिर नए सिलेबस के अनुसार हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या चलेंगे, अगर हम लोग प्रमुख भौगोलिक घटनाएं पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ें, महाद्वीपीय एवं महासागरीय बेसन की उत्पत्ति भी पढ़ें। ये सब चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। भौतिक लक्षणों की अगर आप लोग बात करोगे तो भौतिक लक्षणों में भी हम लोग इन सब को पढ़ने के साथ साथ अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे हमें भौतिक भूगोल की पूरी जानकारी या फिर भू आकृतिक विज्ञान की पूरी जानकारी हो सके। समझना आप लोग, मैं आपके सामने क्या रखना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, आप नए सिलेबस की तैयारी तो करें, आप लोग नए पाठ्यक्रम के अनुसार तो चलें, लेकिन उस नए पाठ्यक्रम को आप पुराने पाठ्यक्रम के साथ या फिर प्रमुख भौगोलिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर चलें। क्योंकि किसी विषय में समझ, किसी विषय में तार्किकता आपकी तभी बढ़ेगी जब आप उस विषय से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को जानें, उस विषय से संबंधित आधार को, बेसिक को जानें। तो इसी बेसिक के साथ मैं आपके सामने शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं विश्व के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भू आकृतिक विज्ञान की, जिसको अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी, जरा एक बार नाम लिख लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से भू आकृतिक विज्ञान को जाना जाता है। भू आकृतिक विज्ञान का मतलब होता है भू आकृतियों की उत्पत्ति। भू मतलब भूमि, आकृति मतलब भूमि की सरफेस पर
एवं भूमि के आंतरिक भाग पर, समझना जरा, भूमि के, धरती के, पृथ्वी के सरफेस पर मतलब तल पर और उसके आंतरिक भाग पर कैसी कैसी आकृतियों का उत्पादन हुआ है, कैसी कैसी आकृतियों का निर्माण हुआ है, कैसी कैसी आकृतियां उपस्थित हैं, उन आकृतियों को जानना, अर्थात भू आकृतियों की उत्पत्ति किस पर, पृथ्वी पर। उन उत्पत्तियों के अलावा उन आकृतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उन आकृतियों का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के साथ साथ उन आकृतियों का प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक वितरण मतलब क्षेत्रवार वितरण, क्षेत्रवार वितरण मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं और कौन सी आकृति कौन से स्थानों पर क्या पॉजिटिव थिंक रखती है, क्या नेगेटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को दर्शाते हुए हमें जानना है कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियां आपको प्रभावित करती हैं। अगर आप इन आकृतियों को अच्छे से समझ लेंगे, आप इनमें अच्छी समझ रखते हो, तो आप भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आप पर्वतों को अच्छे से समझ पाओगे, आप पठारों को अच्छे से समझ पाओगे, आप मैदानों को अच्छे से समझ पाओगे, आप नदियों को अच्छे से समझ पाओगे, आप झीलों को अच्छे से समझ पाओगे, आप हिमनदों को अच्छे से समझ पाओगे। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा जरा इस विषय में आपकी गहराई कितनी है। चलिए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है बालकों कि भाई इसके अंतर्गत आप पृथ्वी की सतह पर एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग पर उपस्थित आकृतियों की उत्पत्ति एवं उसके वर्गीकरण के बारे में जान सकते हो, वर्गीकरण के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हो एवं अलग अलग क्षेत्रों पर उनका वितरण आपने कैसे किया है या फिर भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों पर उनका वितरण कैसे किया गया है, इन पर आपको फोकस करना है, इन पर आपको फोकस करना है। चीजें क्लियर? भू आकृतिक विज्ञान सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने, जिसको भूवैज्ञानिकों के नाम से जानते हैं, दो भूवैज्ञानिकों ने अपनी जुबान पर लाया। सबसे पहले इसका प्रयोग किया किसका, भू आकृतिक विज्ञान नामक शब्द का। उन वैज्ञानिकों का नाम है, एक भूवैज्ञानिक का नाम है J.W. पोवल, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां डिस्क्राइब कर देता हूं। J.W. पोवल एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.W. पोवल। इन J.W. पोवल और इन्हीं के साथ एक भूवैज्ञानिक और थे, उनका नाम क्या था, हालांकि दोनों अमेरिका से संबंधित थे, W.J. मकगी। W.J. मकगी, ये दो भूवैज्ञानिक जो कि अमेरिका से संबंधित थे, जिनमें से J.W. पोवल एक इतने बड़े भूवैज्ञानिक थे जिनको आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के साथ साथ पृथ्वी के सरफेस पर जो आकृतियां होती हैं उनकी जानकारियों को इकट्ठा करना एवं साझा करने का बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। और इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले भू आकृति विज्ञान के बारे में अपनी नॉलेज निकाली, अपनी जानकारी प्रस्तुत की और इन्होंने ही सबसे पहले भू आकृतिक विज्ञान का नाम लिया। जब भू आकृतिक विज्ञान का इन्होंने नाम ले लिया तो इन्होंने बताया कि हम भू आकृतिक विज्ञान को क्यों पढ़ेंगे, इनके उपयोग क्या हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं। इनका उद्देश्य था, इनका कहना था कि अगर आप लोग भू आकृतियों को समझ पाए तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं पृथ्वी की बाहरी संरचना के इतिहास के आंकड़ों को जुटा पाओगे। क्योंकि हमें यह जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक एवं बाहरी संरचना क्या कितने वर्षों पुरानी होगी या कितने वर्षों से इसका इतिहास रहा होगा। क्या ये पर्वत जैसा है, हिमालय पर्वत जैसा है, रॉकी पर्वत जैसा है, एंडीज पर्वत श्रेणी जैसी है, क्या हमेशा से वैसे पर्वत वो वैसे ही रहे होंगे या इनमें समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन होते होंगे, या जो हिम नदियां हैं, हिमानियां हैं, साधारण नदियां हैं, जलवायु है, पृथ्वी पर जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, वलित पर्वत हैं, होस्ट पर्वत हैं, रैंप घाटी हैं,
चट्टानें हैं, क्या ये हमेशा से ऐसे ही बने होंगे? ज्वालामुखी हैं, भूकंप का आने का जाने का सिलसिला है, क्या ये हमेशा ऐसे ही बने होंगे या फिर कभी इनमें कोई परिवर्तन भी लाया गया होगा या कभी इनमें कोई परिवर्तन भी हुआ होगा? इसी उद्देश्य से इन्होंने सबसे पहले भू आकृतिक विज्ञान के बारे में नॉलेज दी और कहा कि अगर आपको पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास को जानना है तो आपको भू आकृतिक विज्ञान को तो पढ़ना पड़ेगा। और इसी के उद्देश्य से इन्होंने इसके आंकड़े संकलित करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसके बाद जब हमने आज के भूवैज्ञानिकों से पूछा, जो वर्तमान के भूवैज्ञानिक हैं, जो भूमि के वैज्ञानिक हैं, उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग भू आकृति विज्ञान जो पढ़ते हैं या फिर इसके बारे में हम लोग वैज्ञानिक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो क्यों करते हैं, कारण क्या है? तो आज के वैज्ञानिकों ने बोला कि भूमि पर होने वाले अपक्षय और अपर्दन, ये क्या है? दोनों चीजें। भूमि पर होने वाले अपक्षय, अपक्षय मतलब वेदरिंग, वेदरिंग आपने पढ़ा होगा। भूमि पर होने वाले अपक्षय, इसके बारे में मैं आपको एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूं, आगे जाके एक पूरा ही टॉपिक लेने वाला हूं, अपक्षय अपर्दन कैसे होता है। तो भूमि पर होने वाला अपक्षय, हानि एवं अपर्दन, मिट्टी का कटना, पर्वतों का टूटना, पर्वतों का एक तरह से चट्टानों का विघटित होना, चट्टानों का टूटना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी पर तैरने वाली, क्रस्ट में तैरने वाली दो महाद्वीपों या दो द्वीपों का टकराना, दो प्लेटों का टकराना, दो प्लेटों का रगड़ना, ये सब मतलब पृथ्वी पर होने वाले अपक्षय मतलब वेदरिंग। अपर्दन मतलब इरोजन। वेदरिंग और इरोजन ये दोनों कैसे होते हैं, इसके बारे में पता लगाने के लिए हमने भू आकृति विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आज के वैज्ञानिक करते हैं, ये आज के भूवैज्ञानिक कहते हैं कि आज के भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि हमें वेदरिंग और इरोजन के बारे में पता लगाना है, हमें अपक्षय और अपर्दन के बारे में पता लगाना है, इसलिए हम लोग भू आकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन पुराने वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि नहीं, हमें पृथ्वी पर हजारों सालों से होने वाली घटनाएं एवं पृथ्वी पर जो जितनी भी आकृति बन रही हैं उनके इतिहास को जानने के लिए हमें भू आकृतिक विज्ञान को पढ़ना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। आपको ये चीज़ें विस्तृत रूप से समझ में आ गई होंगी, इसलिए भू आकृतिक विज्ञान को पढ़ा जाता है। और इन्हीं दोनों शोधों के अनुसार हमने भू आकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा। भू आकृतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटने की कोशिश की बालकों, और पहला भाग है मानवीय भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था। मानवीय भू आकृतिक विज्ञान, जिसको आप लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी। एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी मतलब मानवीय भू आकृतिक विज्ञान, लिख सकते हो आप लोग, मानवीय भू आकृतिक विज्ञान। मानवीय भू आकृतिक विज्ञान है ना, एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा जो भी हमने पार्ट इसका विस्तृत किया, जो विभाजन किया भू आकृतिक विज्ञान का, वो दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रायोगिक भू आकृतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। आप लोग लिख सकते हो यहां प्रायोगिक भू आकृतिक विज्ञान। प्रायोगिक भू आकृतिक विज्ञान मतलब एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। और इन दोनों ही तथ्यों के साथ हमने विभाजन कर दिया कि भाई भू आकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मानवीय भू आकृतिक विज्ञान और दूसरा प्रायोगिक भू आकृतिक विज्ञान, अर्थात एंथ्रोपोजियोमॉर्फोलॉजी और एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। चीजें समझ में आई? ये था भू आकृति विज्ञान। और भू आकृतिक विज्ञान को हमने ऐसे कई भागों में बांटा जो कि आपके सामने बोर्ड पर बने हुए हैं। चीज़ें क्लियर? भू आकृतिक विज्ञान को हमने विश्व के भौतिक भूगोल के रूप में देखने की कोशिश की और उसको हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से उसको हमने कई भागों में बांटने की कोशिश की, कई भागों में बांटने की कोशिश की। देख लेते हैं। चलिए, विश्व के भौतिक भूगोल को हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में माना। हमने जानने की कोशिश की
कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसे कहते हैं। हमने जानने की कोशिश की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना क्यों जरूरी है। एक बात समझना, हम लोग ज्योग्राफी की, हम लोग भूगोल की स्टार्टिंग करते हैं, भूगोल की अगर समझ रखते हैं तो हमें जानना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। समझना, आप लोग कोशिश करना। कहा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मान लो एक पृथ्वी आपके सामने में बनाने की कोशिश करता हूं, ये देखो, चलिए एक बार देख लेता हूं कि दिख रहा है क्या। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक हम के अंतर्गत अगर हम आप लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा थोड़ा ऊपरी तौर पर जाने तो हमने पृथ्वी को बनाने की कोशिश की। दूसरा पेन ले लेता हूं मैं आपके सामने तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है आपके सामने। अब ये पृथ्वी तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हम लोग जिस सतह पर रहते हैं ये तो हमें पता है कि भाई इस सतह पर क्या है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ज्वालामुखी है, हर चीज हमें पता है, हिमानी है, चट्टाने हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है हमें नहीं पता। पृथ्वी के ऊपर हमें पता है कि द्रव है, गैस है, ठोस है। पृथ्वी के अंदर हमें नहीं पता कि द्रव है, ठोस है, गैस है, क्या है। और इस कारण कई भूगोलविद हुए हैं, कई भूगोल वैज्ञानिक हुए हैं, जिनके बीच में आज तक ये संशय बना हुआ है, बड़ी विवाद का विषय बना हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहती है, भूकंप आने का कारण क्या है, चट्टानों के बनने का कारण क्या है, ज्वालामुखी के बनने का कारण क्या है, क्यों बनते हैं ज्वालामुखी, क्यों आता है भूकंप, पृथ्वी के अंदर गर्म गैसें क्यों निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर का घनत्व क्या है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता भाई कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और इनको भी मैंने तो एक साथ ही पूरे भाग बना दिए। चलिए समझ में आ रहा है ना, समझने की कोशिश करना। हमें नहीं पता कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमने क्या, जब हमने पता किया तो हमें एक चीज पता चली कि पहले तो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है। ये भी अभी कोई सिद्ध नहीं है, ये सिर्फ हम लोग एक आशा करते हैं, ये सिर्फ हम लोग एक व्यवहारिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। हमने अवधारणाएं दी हैं, हमने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये कोई ग्लोबल रूप से हम लोग कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल फिक्स है कि हाँ भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग इन आधारों पर देखते हैं। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने पढ़ा तो हमने एक चीज जानी कि पृथ्वी की आंतरिक, जब पृथ्वी की बाहरी चीजों को हम लोग 2 आधारों पर जानते हैं। समझना, जब आंतरिक संरचना की बात करूंगा, पृथ्वी के बाहरी जो आकृति हैं, जो आकार हैं, उसको 2 भागों से हम लोग जानते हैं। एक तो प्राकृतिक साधन और दूसरा अप्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन और अप्राकृतिक साधन, इन दोनों आधार पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नेचुरल सोर्स की हम लोग बात करेंगे और आर्टिफिशियल सोर्स की हम लोग बात करेंगे। नेचुरल और आर्टिफिशियल। जब हम लोग पृथ्वी के ऊपर के हिस्सों को प्राकृतिक साधन और अप्राकृतिक साधन के रूप में जान सकते हैं, तो हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को भी भाई 2 रूप में जान सकते हैं। कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में जब प्राकृतिक साधन उपस्थित हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक साधन उपस्थित, ऊपरी भाग में अप्राकृतिक साधन उपस्थित हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों साधन उपस्थित होने चाहिए। अगर पृथ्वी के अंदर का भाग कुछ और है तो उसके साधन कुछ और होने चाहिए, लेकिन उसके साधन क्या होने चाहिए ये हमें नहीं पता। कहते हैं जिसने कभी हाथी नहीं देखा, अचानक से उसके सामने हाथी आ जाए तो वो डर जाएगा ना। अचानक से उसके सामने अगर हाथी आ जाए तो वो डर जाएगा ना, उसको तो डर लगेगा कि भाई ये कहीं कहाँ ना जाए। पृथ्वी के अंदर कुछ नहीं पता। अगर सोचो पृथ्वी के बाहर हम लोग
दो चीजों से देखते हैं कि अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन, एक तो मानव के द्वारा बनाया गया साधन और एक प्रकृति के द्वारा दिए गए साधन। अगर इनके आधार पर हमें कुछ पता नहीं चला तो हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या आपको प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधन के बारे में पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी बनी है? आप लोग कहोगे सर जब से प्राकृतिक अप्राकृतिक प्राकृतिक अप्राकृतिक कहे जा रहे हो, आप इसके अंदर की चीजें तो बताओ, प्राकृतिक किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत घनत्व, तापमान और दबाव आता है। घनत्व, तापमान और दबाव आता है किसके अंतर्गत? अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत। कैसे भाई? सर ये भी हमें समझ में नहीं आया। घनत्व का मतलब होता है दो बिंदुओं का पास पास होना। घनत्व का मतलब होता है किसी भी वातावरण का, किसी भी वस्तु का, या किसी भी मतलब जो भी आसपास का क्षेत्र है उसका घनत्व ज़्यादा होना, पास पास होना, घनत्व ज़्यादा है या फिर कम। समझना, हम लोग ऊपर क्या देखते हैं, जैसे क्षोभ मंडल पे आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्षोभ मंडल का घनत्व ज़्यादा है। जैसे और ऊपर जाते हैं तो क्षोभ मंडल का घनत्व, अब समताप मंडल का घनत्व क्षोभ मंडल से कम है। और ऊपर जाते हैं तो आयन मंडल का घनत्व क्षोभ मंडल और समताप मंडल से और कम है। ये हम लोग कहते हैं कि नहीं? तो पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पृथ्वी का घनत्व कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। घनत्व मतलब घर्षण, उसके आसपास उपस्थित वस्तुएं, वायुदाब, प्रेशर कम होता जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर भी क्या घनत्व होगा? पृथ्वी के अंदर भी अगर घनत्व होगा तो घनत्व कैसा होगा? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर घनत्व कैसा होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? पृथ्वी के और अंदर जाएंगे खोदते 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 तो क्या पता घनत्व ज़्यादा होगा कि कम होगा? घनत्व नीचे जाने पर बढ़ेगा या ऊपर आने पर बढ़ेगा? हमें इसके बारे में जानकारी निकालनी थी, हमें इसके बारे में पता करना था। चीज़ें समझ में आ गई? इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर घनत्व ठीक है तो अगर घनत्व से हमें कुछ पता नहीं चलता, अगर हमें घनत्व से पता चल जाता कि भाई पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो चीज़ें पास पास होंगी, मतलब चीज़ें ठोस होंगी। क्योंकि आपको पता है ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रवों का घनत्व सबसे मतलब उससे कम होता है, और गैसों का घनत्व उससे भी कम होता है। अगर पृथ्वी के ऊपरी सतह का घनत्व 3 सेंटीमीटर बताया, ये वैज्ञानिक बताते हैं आपके सामने, मैं आपको वैसे इसको मैं आपको बहुत अच्छे से विस्तार रूप से बताऊंगा। पृथ्वी की सतह का घनत्व 3 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे अंदर जाओगे तो 5 सेंटीमीटर, और अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या भाई 11 से 12 सेंटीमीटर में नहीं नापते, सेंटीमीटर में नहीं नापते, घन मीटर में, घन मीटर क्यूब। चीज़ें क्लियर? या फिर सॉरी ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ऐसे मापते हैं, पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, माफ करना वो उसका याद रह गया। चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? तो हम लोग घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर और पृथ्वी के बाहर आने पर घनत्व कैसा होता है। अगर हमें घनत्व से पता नहीं चला तो हम लोग तापमान से पता करके देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर तापमान कितना है और पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है या फिर घटता है। इससे हमें पता करना है। कहा जाता है कि पृथ्वी के पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। प्रति 32 सेंटीमीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये क्या है? अर्थात इसका मतलब तो ये होगा कि पृथ्वी के बीच वाले स्थान पर पहुंचने पर, करोड़ पर पहुंचने पर यानी बीच वाले स्थान पर पहुंचने पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता होगा। ये बात सच्चाई होती होगी? इसके बारे में भी हमें जानने की कोशिश करनी है, इसलिए हम लोग पता करते हैं। इसके बाद हम लोग दबाव की बात करते हैं कि अगर यहाँ पर तापमान ज़्यादा है और घनत्व भी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है तो चीज़ें द्रव अवस्था में होंगी और घनत्व ज़्यादा है तो चीज़ें ठोस अवस्था में होंगी। कहाँ पर? क्रोड़ में। तो फिर दबाव भी होगा। अगर दबाव होगा तो यहाँ पर द्रव अवस्था वाली चीज़ें कहाँ निकल जाएंगी? ऊपर निकल जाएंगी। क्या वो दबाव भी है जिसकी वजह से ज्वालामुखी का लावा ऊपर निकलता है? इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता करना है। मतलब ये अप्राकृतिक साधन के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसे कहते हैं। अगली हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक साधनों की। प्राकृतिक साधनों से जानने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी और भूकंप के द्वारा क्या ज्वालामुखी आता है तो क्या पृथ्वी के अंदर द्रव भरा है?
ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर द्रव भरा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये भी बनता है, तुरंत नेगेटिव प्रश्न भी बनता है कि अगर द्रव भरा हुआ है तो प्रत्येक जगह से लावा क्यों नहीं निकलता? मतलब किसी जगह पर द्रव भरा है, किसी जगह पर ठोस, तो यहां पर भी हम लोग कुछ पता नहीं कर पाए। फिर हमने भूकंप को जाना। भूकंप से हमने 3 वेव के बारे में पढ़ा, एल वेव, एस वेव और पी वेव। इन 3 वेवों के बारे में पढ़ा, तरंगों के बारे में पढ़ा। एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर भूकंपी तरंगों को गुजार कर देखा तो हमें पता चला कि कुछ तरंगें तो यहीं से वापस हो गईं, कुछ तरंगें बीच में जाकर पृथ्वी के और अंदर जाकर तरंगें वापस हुईं और कुछ तरंगें बिल्कुल सीधी निकल गईं। इससे हमें पता चला कि कहीं पर ठोस, कहीं पर द्रव और कहीं पर गैस है। इस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे इसको भी जानने की। चीज़ें क्लियर? इस प्रकार हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश करनी होगी बालकों, और हम लोग इस प्रकार ये पूरा सेशन पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों से बात करूं, दूसरी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, महाद्वीपीय एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति। ये क्यों पढ़ते हैं, ये चैप्टर क्यों हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण से या भौगोलिक रूप से इंपोर्टेंट माना गया है? महाद्वीपीय एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, एक तरह से कह सकते हैं ऑरिजिन ऑफ द कंटेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। बताओ, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? महाद्वीपीय एवं महासागरीय विस्थापन। हमें ये पता चला, हमने ये देखा, एक आपने नाम सुना होगा वेगनर महोदय का, प्रोफेसर वेगनर, आपने देखा होगा, कभी नाम सुना होगा। एक भौगोलिक, एक जलवायुविक वैज्ञानिक जिनको बोला जाता है। जलवायु के वैज्ञानिक ने महासागर एवं महाद्वीपों की खोज कर डाली। कैसे, क्यों? वेगनर महोदय ने क्या किया, जब वो जलवायु का पता लगा रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि भैया आपको पता है एक पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर, नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर। यानी जो भगवान सूर्य का जो आना जाना होता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही जा पाते हैं। अर्थात आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ 30 डिग्री अक्षांश रेखा तक सूर्य की गर्मी रहती होगी। इसके ऊपर धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है और ध्रुवों पर आपको पता है जो पोल्स हैं पृथ्वी के, उन पोल्स पर, उत्तरी और दक्षिणी पोल्स पर ज़्यादातर बर्फ जमी रहती है, पूरी तरह बर्फ जमी रहती है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य साल में 2 बार निकलता है। मतलब 2 बार, जब उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा होगा तो भी इसी से होकर निकलेगा, और दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा होगा तो भी भूमध्य रेखा से होकर निकलेगा। मतलब एक बात तो क्लियर है कि भूमध्य रेखा पर साल भर गर्मी रहती होगी, साल भर गर्मी रहती होगी। और आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप इसी भूमध्य रेखा पर बसा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के अंतर्गत, आपको बताऊंगा अगली क्लास में कैसे। अफ्रीका महाद्वीप इसी भूमध्य रेखा पर स्थित होगा और स्थित है। और लेकिन वेगनर महोदय ने जब इसके बारे में पुरानी गणित निकाले, पुरानी इतिहास को निकाला, तो वेगनर महोदय को पता चला कि भैया किसी समय पर भूमध्य रेखा पर बर्फ जमी थी, किसी समय पर दक्षिण अमेरिका के ब्राजील वाले हिस्से पर बर्फ जमी थी। मतलब एकदम वेगनर जो महोदय थे चकित रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर जहां पर साल भर गर्मी रहती है। आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज के लोगों को कितने काले होते हैं, क्योंकि उनका जो वेस्ट इंडीज है वो कहां पर है, जो वेस्ट इंडीज के जितने भी यहाँ द्वीप है, वेस्ट इंडीज नामक कोई देश नहीं है स्पेशल, वहाँ द्वीप है, एक द्वीपों का समूह है, इसलिए इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। पश्चिम में एक द्वीपों का समूह होगा जिसको वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। वो लोग बिल्कुल काले दिखते होंगे क्योंकि भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग हैं और हमेशा वर्ष भर उनके यहाँ गर्मी रहती है। तो प्रिया, बर्फ जमना, आइस का जमना, हिमानी का जमना एक कल्पना मात्र है, एक कल्पना ही हो सकती है।
और इस कल्पना को जानने के लिए वेगनर महोदय ने अंदर की चीज़ें निकालने की कोशिश की। जब अंदर की चीज़ें निकालने की कोशिश की तो वेगनर महोदय को पता चला कि भाई साहब एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये पृथ्वी थी ना, पृथ्वी पर जितनी भी प्लेटें हैं ना, आज पृथ्वी पर जितनी भी 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं एवं 20 अन्य छोटी छोटी प्लेटें हैं, वो प्लेटें एक समय पर इकट्ठी थी, टूटी नहीं थी। उनने पता चलाया कि भैया एक समय पर वो प्लेट कैसी थी, इकट्ठी थी, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और उस प्लेट के चारों तरफ समुद्र था, जिसे पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद, कई हजारों साल पहले, उस प्लेट का विखंडन हुआ और वह प्लेट 2 भागों में बटी। उस प्लेट का विखंडन हुआ, वह प्लेट 2 भागों में बटी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में 2 भागों में ये प्लेटें बटी, तो ये अंगारा लैंड वाली प्लेटें उत्तर की ओर जाने लगी और इन दोनों प्लेटों में से भी अलग अलग प्लेटें टूट कर कहां पर, पश्चिम की ओर गति करने लगी। और यही कारण है कि एक समय पर इसमें बर्फ जमी होगी, लेकिन वर्तमान में ये भूमध्य रेखा पर आने की वजह से, टूटकर बिखरने की वजह से इनकी बर्फ पिघल गई और एक तरह से ये कैसे शुष्क प्रदेश हो गए। शुष्क प्रदेश मतलब, कहने का मतलब यह है कि एक निम्न जलवायु के प्रदेश हो गए, कम जलवायु के प्रदेश हो गए। चीज़ें समझ में आई और वेगनर महोदय ने इससे पता लगाया कि जी नहीं भाई साहब, दिक्कत है क्या कि महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन, महाद्वीप एवं महासागर चलते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं। इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, मतलब ये एक जगह ठहरे हुए नहीं हैं, ये मतलब जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपी जो प्लेट हैं, वो महासागर पर तैर रही हैं। प्रत्येक वर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये अपने वास्तविक स्थानों से खिसकती हैं। ये सिर्फ 2 ही स्थानों में खिसक रही हैं, एक तो उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर। चीजें समझ में आई हैं आपको? अगर चीजें समझ में आ रही हैं, देखो दोस्तों, एक बात क्लियर है, पढ़ना तो है लेकिन गहराइयों से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है इन सब चीज़ों। ये मैं सिर्फ आपको एक विचारधारा बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक सिलेबस की तरह बता रहा हूँ कि वास्तव में कि इनको पढ़ा क्यों जाता है। जब हमने वेगनर महोदय ने कहा कि भैया सिस्टम 2 तरीके का है कि यहाँ पर पहले कई ज़माने में एक बर्फ़ जमा होती थी, लेकिन आज यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, मतलब इसका ये है कि भाई महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन जो भी हैं आपस में चलते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, मतलब महासागर पर महाद्वीप चलते होंगे, महासागर पर जो प्लेटें हैं वो चलती होंगी, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट वाला एरिया है वो मेंटल पर खिसकता होगा, मेंटल पर खिसकता होगा। इन सब चीज़ों को जानना है और इसके संबंध में हमारे पास 2 थ्योरी आई, एक तो महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी, दूसरी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन दोनों थ्योरियों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हालांकि ये आपकी न्यू सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग कैसे पता लगाओगे कि पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बने, चट्टानें कैसे बनी, झीलें कैसे बनी, हिमनद कैसे बने, इनके बारे में आप लोग कैसे पता लगाओगे? आपकी विचारधारा, आपकी रूपरेखा कैसे होगी? समझने की आप लोग कोशिश करिए। चीज़ें समझ में आई? इसलिए महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति हमें पढ़ना बहुत ही अत्यधिक जरूरी होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने करता हूं, पृथ्वी पर लगने वाला बल, यह भी एक भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ ना कुछ होती होगी, पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट है, पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप है, वो कहीं ना कहीं खिसकते होंगे। इनके ऊपर 2 सिद्धांत हमने वेगनर महोदय से लिए। ये विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया, हैरी हेस आपने सुना होगा, हैरी हेस ने दिया, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया। इन दोनों, वेगनर महोदय जी का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को आपको जानना होगा, समझना होगा। आपको उसकी नॉलेज को गहन, मतलब
अपने अंदर समाना होगा, अपने अंदर जानने की कोशिश करनी होगी। यहां तक चीजें समझ में आई आपको? या आपको 2-3 नंबर में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके पास, आपको पता है, पृथ्वी पर जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी होगी, महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति मतलब महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप जो खिसक रहे हैं, क्रस्ट का खिसकना, यह किसी ना किसी बल पर तो निर्भर करता होगा। कोई ना कोई बल तो लगाता होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल भी लगाता होगा, पृथ्वी के बाहर बाहरी बल भी लगाता होगा। इसलिए पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर लगने वाले बलों को भी हमें पढ़ना होता है। बल पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल लगते हैं, 2 प्रकार के फोर्स हमारी अर्थ पर लगते हैं। एक तो एंडोजेनेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत, एंडोजेनेटिक मतलब अंतर्जात बल जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है बहिर्जात बल जिसको बोलते हैं। इन दोनों बलों को भी आपको पढ़ना अत्यंत जरूरी है अगर वास्तव में आप भूगोल को एक विस्तृत विषय के रूप में देखना चाहते हो, भूगोल की एक डीप चर्चा आप लोग करना चाहते हो। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल मतलब एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। चीजें क्लियर? अगर एंडोजेनेटिक फोर्स की आप लोग बात करोगे, अंतर्जात बल की आप लोग बात करोगे, मतलब अंतर्जात बलों के अंतर्गत आपको मोड़ या बलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? मोड़ या फिर बलन पढ़ना है। मोड़ या बलन किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है मोड़ और क्या होता है बलन, इसको इंग्लिश में फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। पर्वतों का मुड़ना, पर्वतों का बलित होना, कारण क्या है? जब क्रस्ट मेंटल पर खिसकता होगा, जब महाद्वीपीय प्लेटें समुद्र पर खिसकती होंगी, पश्चिम के एरिया में खिसकती होंगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वो जब खिसकती होंगी तो उनका ये वाला हिस्सा बड़ा ही घर्षित होता होगा, फ्लैक्चुएट करता होगा, फ्रैक्शन होता होगा। और इसी फ्रैक्शन के कारण आप लोग देख सकते हो कि ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ऊंचे ऊंचे बलित पर्वत हैं। क्यों? ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ऊंचे ऊंचे बलित पर्वत पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में पर्वतों की संख्या कम है, मध्य भाग में पर्वत कम पाए जाते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी भाग में लगातार महाद्वीपीय प्लेटें खिसक रही हैं और खिसकने के कारण उस पर बल लग रहा है और उसी बल के कारण बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो रहा है। चाहे आप रॉकी की बात कर लो, चाहे आप एंडीज की बात कर लो। चीजें समझ में आ गई? वो बात अलग है ग्रेट इंडियन रेंज की, समझाता हूं, सब चीजें समझाता हूं। चीजें क्लियर? तो याद रखना, मोड़ या बलन, भ्रंशन मतलब टूटना, फॉल्ट, इसके बाद भ्रंश घाटी, आपको पता है, टूटी टाटी घाटी, मुड़ी हुई घाटी, भ्रंशन घाटी, रैंप घाटी जिसको वैली बोलते हैं, रैंप वैली, और पर्वतों को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद बहिर्जात बलों की बात करते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स की बात करते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है भाई? एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत आपको 3 से 4 से 5 चीजें पढ़नी होती हैं, जिसको बोलते हैं बहता हुआ जल। पहला आपको पढ़ना है पृथ्वी के ऊपर। देखो ये पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल हैं और ये पृथ्वी के ऊपर लगने वाले जल, मतलब बाहरी चीजों से लगने वाला बल। जैसे बहते हुए जल के द्वारा पृथ्वी पर कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, कौन कौन सी आकृति बनती हैं, आपको इसको जानना होगा। कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, कौन कौन सी आकृति बनती हैं, आपको इसको जानना होगा। मतलब बहते हुए जल से आपको पता है, जब जल गिरता है और जल बहता है तो पृथ्वी की सतह को काटते हुए बहता है। मतलब आपको पता है 2 प्रकार की घाटियां बनाता है वो बहता हुआ जल, एक तो भी आकार की घाटी और एक यू आकार की घाटी, जिसको गार्ज या कैनियन के नाम से आप लोग जानते हो। नाम सुना है गार्ज या कैनियन, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा और बात करोगे तो जलप्रपात, आपको पता है कि भाई बहता हुआ जल ऊपर जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जलप्रपात मतलब वाटरफॉल भी आपको पढ़ने होंगे। जब वो पानी गिरता है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बहाकर लाता होगा। वो कंकड़ पत्थर मिट्टी बहाकर लाता होगा, वो नीचे जैसे ही गिरता है तो मैदानी इलाकों पर एक शंकु के आकार का इकट्ठे हो जाते हैं वो कंकड़ पत्थर मिट्टी, जिनको जलोढ़ शंकु एवं जलोढ़ पंख के रूप में उनका निर्माण होता है। जब वो कोन के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तो जलोढ़ शंकु बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारत के तराई प्रदेश में जलोढ़ शंकु हैं।
और जैसे ही ऊपर से जल उस जलोढ़ शंकु पर गिरता है तो वो कंकड़ पत्थर मिट्टी पूरे मैदान में एक फूल की तरह बिखर जाते हैं, उसको जलोढ़ पंख कहते हैं। एलुवियल कौन, आपने नाम सुना होगा, जलोढ़ शंकु। चीज़ें क्लियर, आगे की बात समझ में आ गई, इनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा झील पानी बनाता, बहता हुआ जल जब इकट्ठा हो जाए तो झील का निर्माण करता है। बहता हुआ जल जब अपने आसपास के प्रवाह क्षेत्र में छोटे छोटे शंकु का, छोटे छोटे डेल्टा के आकार का, एक डेल्टा आकार के छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण करते हुए जाता है तो डेल्टा बनता है। और आप लोगों ने द्वीपों का निर्माण तो देखा होगा, छोटे छोटे द्वीप भी बनते हैं, वो भी बहता हुआ जल ही बनाता है। तो ये आपको बहिर्जात बल के अंतर्गत पढ़ना होगा। इसके बाद भूमिगत जल की हम लोग बात करें, भूमिगत जल क्या करता है? कुछ नहीं करता। भूमिगत जल पहाड़ों पर्वतों पर जब भूमि के अंदर जो भी जल जाता है तो आपने सुना होगा कुछ अलग अलग प्रकार के, आपने इस प्रकार की आकृतियाँ देखी होंगी, पृथ्वी के अंदर ऐसी ऐसी आकृतियाँ बन जाती हैं जलों के कारण, जल के कारण ऐसी आकृतियाँ आपने बन जाती होगी, इस प्रकार की आकृतियाँ बन जाती होंगी जल के रिसने के कारण। कभी पहाड़ आपने देखो कि पहाड़ के नीचे आप लोग गए होंगे तो इस प्रकार की आकृति टाइप की बन जाती होगी ऐसी। तो वो आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? लैपीज, घोलरंध्र और कंदरा, 3 आकृतियाँ इसमें आपको पढ़ना है। लैपीज, घोलरंध्र और कंदरा आपको पढ़ने की कोशिश करनी होगी। चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है? लैपीज, घोलरंध्र और कंदरा आपको पढ़ने की कोशिश करनी होगी। जब ये चीज़ें आप लोग पढ़ लो तो उसके बाद आप लोग बहिर्जात बल में हिमानी को पढ़ोगे। हिमानी मतलब सागरी जल को पढ़ोगे। सागरी जल के अंतर्गत आप लोग तटों को पढ़ोगे कि कौन कौन से तट बनते हैं, कौन कौन से तट बनते हैं और कौन कौन से तटों के कारण आपको कौन कौन से सेब देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? समुद्र के किनारे। कौन कौन से? फियार्ड तट, रिया तट, आपने नाम सुना होगा, डोलमेशियन तट, हैपा तट, इनके बारे में आप लोगों ने अच्छे से कई बार सुना होगा। चीजें क्लियर? आगे की बात करते हैं आप लोगों के सामने। पवनों को आप लोग पढ़ोगे, हिमानियों को आप लोग पढ़ोगे। हिमानी तो आप लोग जानते हो, बर्फ की नदियां, बर्फ के पहाड़, हिमानी, ग्लेशियर, ग्लेशियरों को आपको पढ़ना है। आपको पता है विश्व का दूसरा और तीसरा ग्लेशियर अगर ध्रुवीय क्षेत्रों को हटा दें तो हमारे भारत के अंदर है। चीज़ें क्लियर? नाम सुना होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। इसके बाद आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जो कि 2020 में शामिल हैं। MPPSC मेंस 2020 के प्रमुख टॉपिक आप लोगों के सामने आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सीधे सीधे मेंस में उसने बताया है, टॉपिक में दिया है कि आप भौतिक लक्षणों को जानिए। भौतिक लक्षण आप लोगों को, चट्टानें इसमें नहीं है, आपके टॉपिक में चट्टानें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चट्टानों को जानने की कोशिश करेंगे, चट्टानों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चट्टानें कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी ज्वालामुखी से चट्टानें बनती हैं, या फिर चट्टानें टूटने फूटने के बाद अवसादी कैसे होती हैं, रूपांतरित कैसे होती हैं, अग्नि कैसे होती हैं, चट्टानों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। पर्वत के बारे में, ये पर्वत आपका वेरी मोस्ट पहला टॉपिक माना गया है। दूसरा टॉपिक आपको पठार पढ़ना है। पर्वत और पठारों को बड़े ही विस्तृत चर्चा करेंगे। पर्वतों की हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे पर्वतों के अंतर्गत? पर्वतों के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत के क्या क्या मोल होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, एवं पर्वतों के विभाजन, कितने भागों में पर्वतों को विभाजित किया गया है। चीज़ें क्लियर? मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, झीलों को आपको पढ़ना है और हिमनद आपको पढ़ना है। झीलों के बारे में पढ़ना है और हिमनद आपको पढ़ना है। इन टॉपिक को मैं आपको बड़े ही विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लोग भौगोलिक घटनाओं की बात करें, ये आपके MPPSC मेंस का दूसरा टॉपिक है। MPPSC मेंस का दूसरा टॉपिक है प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, जो कि आपके विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आपको भूकंप को पढ़ना है, सुनामी को पढ़ना है। भूकंप आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूकंप में आपको लहरों को पढ़ना है, P वेव, L वेव, S वेव, इनको पढ़ने की कोशिश करना है। भूकंप में आपको सिस्मोग्राफ को जानने की कोशिश करना है। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? चीज़ें क्लियर? सुनामी को आपको पढ़ने की कोशिश करना है, सुनामी क्या होती है।
जब ये चीज़ें हो जाए तो आपको ज्वालामुखी के बारे में जानने की कोशिश करना है कि ज्वालामुखी कैसी होती हैं। अग्नि ज्वाला, जो सबसे पहले जो ज्वालामुखी के बाहरी भाग में लावा कैसे फैलता है, ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में लावा कैसे फैलता है, तो ज्वालामुखी को पढ़ने की कोशिश करना है। और ज्वालामुखी के बाद सीधे सीधे आपको चक्रवातों की बात करनी है, बस। इसके अलावा आपको भौतिक भूगोल में कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन इनको जानने से पहले एक एक बार थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बच्चा जान लेना। अगर आप लोगों ने इनके बारे में नहीं जाना, इनको नहीं समझने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, मेंस की तैयारी तो की है, लेकिन वास्तव में हम लोग मेंस के भूगोल से जुड़े नहीं हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो आप बता नहीं पाओगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कल मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा विश्व के भूगोल के पहले टॉपिक के साथ, जिसको बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ पृथ्वी के पर्वतों के साथ। चीजें समझ में आई? विस्तृत नोट्स के साथ विस्तृत चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। अगर वास्तव में आपके साथ हिम्मत है पढ़ने की आपको, तो चलिए मेरे साथ, दौड़िए मेरे साथ और क्वालिफाइड करिए 2020 का मेंस, और हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स जो कि MPPSC 2020 मेंस का चल रहा है, उसको आप लोग, प्री कम मेंस का चल रहा है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।